बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरुंधति राय's द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एज पोस्ट मॉडर्न नावल। हम अरुंधति राय के गॉड ऑफ स्मॉल थिंग को एज पोस्ट मॉडर्न नावल डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। इन 1939 में एक आयरिश नावलिस्ट और जर्नलिस्ट फ्लैन ओब्रायन रोट व्हाट इज़ कंसिडर्ड बाय मैनी टू बी वन ऑफ द फर्स्ट वर्क ऑफ पोस्ट मॉडर्न फिक्शन। एक ऐसा वर्क लिखा 1939 में फ्लैन ओब्रायन ने, जो कि पोस्ट मॉडर्न फिक्शन का पहला वर्क तस्वर किया जाता है। इन हिज डेब्यू नावल एट स्विम टू बर्ड्स, ओब्रायन रोट, ये जो इसका पहला नावल था, इसमें इसने कुछ लाइंस लिखी जो कि एक थ्योरी का काम करती हैं पोस्ट मॉडर्न नावल की, यानी कि ये एक फ़लसफ़ा है पोस्ट मॉडर्न नावल का। अ गुड बुक मे हैव 3 ओपनिंग्स। एक किताब जो है, ये नावल जो है, एक स्टोरी जो है, उसके 3 आगाज़ हो सकते हैं। एंटायरली डिसिमिलर, तीनों के तीनों बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं। एंड इंटर रिलेटेड, लेकिन अंदर से वो जाकर एक दूसरे से लिंक्ड हो सकते हैं, इंटरकनेक्टेड। अगर आगे स्टोरी बढ़ती है तो हो सकता है कि 3 की 3 जो ओपनिंग्स हैं वो बाद में जाकर एक दूसरे के साथ रिलेट हो जाए। ओनली इन द प्रीसाइंस ऑफ द ऑथर, ये तभी ऐसा हो सकता है जब एक ऑथर जो है, राइटर जो है, उसे अपनी स्टोरी और इसके कैरेक्टर्स के फ्यूचर का पता हो, उसे पता हो कि मुस्तकबिल में इस मेरी स्टोरी में, प्लॉट में क्या होने जा रहा है। और फॉर दैट मैटर 100 टाइम्स एज मैनी एंडिंग्स। एक चीज़ ये है कि जो पोस्ट मॉडर्न नावल होता है उसमें मैनी ओपनिंग्स होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा जो हैं ओपनिंग्स होती हैं, कई स्टोरीज़ चल रही होती हैं, लेकिन वो आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। नंबर 2 कि इसका कोई एक एंड नहीं होता, या तो एंड बिल्कुल करता ही नहीं है जो है वो ऑथर, वो बिल्कुल रीडर पर छोड़ देता है, या फिर ऐसे होता है कि बहुत से उसके एंड होते हैं। Arundhati Roy's The God of Small Things is also a book with several beginnings. अरुंधति राय का जो ये जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है, इसमें बहुत सी बिगनिंग्स हैं। मिसाल के तौर पर द मैनी बिगनिंग्स आर फाइनली इंटरवोवन विद द नॉवेल्स टेम्पोरल फ्रेगमेंटेशन। टेम्पोरल आर्जी फ्रेगमेंटेशन, टुकड़े, इंटरवोवन जो कि एक दूसरे में से यकजा हैं, ये जैसे कपड़ा नहीं बुना होता, बुने हुए होना। इसमें छोटे छोटे आर्जी टुकड़े हैं, कहानियाँ हैं, छोटी छोटी सी, छोटे छोटे से आगाज़ हैं जो कि एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। दैट इज़ इट्स कॉन्स्टेंट शिफ्टिंग इन टाइम एंड स्पेस। टाइम में और जगह में तब्दीली आती रहती है। वन ऑफ द स्टोरीज सेवरल बिगिनिंग्स टेक प्लेस इन एमिनम, सादर्न इंडिया। बहुत सारी इसकी जो बिगिनिंग्स हैं उनमें से एक जो है ये एमिनम से है, सादर्न इंडिया से। इन द मंथ, जैसे ये नावल जब स्टार्ट होता है तो एमिनम से होता है और मई का महीना होता है। एंड क्विकली जंप्स फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट मंथ टू राहेल्स रिटर्न एंड टू हर ब्रदर एज द री रिटर्न। और ये वहाँ से फिर बैक में जब जैसे शुरू होता है तो एक माह जो है वो चला जाता है। नेक्स्ट जब राहेल वापस आती है और एज़दा उसका भाई जो है एज़दापन, वो दोबारा लौट के वापस आता है। आफ्टर दिस वी सी अनदर बिगिनिंग एंड द नैरेटिव स्लाइड्स टू 23 ईयर्स इन द पास्ट। एक तो नावल का आगाज़ है ना, नावल का आगाज़ है, वो बिगिनिंग है एज़दा और वो जो राहेल हैं उनका आना, वापस आना अपने घर पर एमिनम में। तो एक वो है जब जो इनका बचपन है जो 23 साल पहले का है, वो बिगिनिंग है। टू द फेटफुल 2 वीक्स प्रायर टू द डेथ ऑफ द इंग्लिश कज़न। फेटफुल कहते हैं तबाह कुन, इसे कहते हैं बदकिस्मत। जब इनकी इंग्लिश कज़न जो है सोफ़ी मॉल वो आती है, ठीक है, उसके आने से 2 वीक्स पहले जो बिगिनिंग होती है, जो आगाज़ होता है एक स्टोरी का, वो एक और बिगिनिंग है। जब वो आती है, इनके साथ आकर रहती है, ठीक है, इनके साथ रहती है और वो एक जगह
पुराने हाउस जाते हैं, कोई म्यूज़ियम है, तो वहाँ पर सैर के दौरान वो डूब जाती है और वो मर जाती है। Which for the narrator is in a purely practical sense correct to show that it all begins when Sophie Mall came to Eminem। और प्रैक्टिकल सेंस में राइटर के मुताबिक ये तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं, ये स्टोरी जो है तब से शुरू होती है जब सोफी मॉल इंग्लैंड से एमिनम में आती है। देयर आर जस्ट अ फ्यू ऑफ द नॉवेल्स बिगिनिंग्स। ये जितनी भी जो बहुत सी बिगिनिंग्स हैं, जो बहुत से आगाज़ हैं स्टोरीज़ के, उनमें से चंद एक जो हैं जो हमने डिस्कस की हैं। अनदर बिगिनिंग इज़ द स्टोरी ऑफ पपाची एंड हिज मौत। पपाची जो कि एक जोलॉजिस्ट हैं, वो एक मौत को डिस्कवर करते हैं और उनकी जो स्टोरी है वो भी एक बिगिनिंग है। His narrative exposes the family's Anglophile tendencies and modern India's juxtaposition of cultures। His narrative, उसका जो नैरेटिव है, हिज नहीं आएगा, हर बल्कि ये पपाची की बात कर रहा है। His narrative exposes the family's Anglophile tendencies and modern India's juxtaposition of culture। क्योंकि अरुंधति राय तो एक वुमेन है ना, तो उसके लिए हर इस्तेमाल किया जाएगा। जो अरुंधति राय का ये जो इस नावल में नैरेटिव है, नैरेटिव टेक्निक है, वो इस फैमिली की जो है वो एंग्लोफाइल टेंडेंसीज यानी कि अंग्रेज़ों और इंग्लिश की तरफ जो रुग़बत है, और मॉडर्न इंडिया के जो कल्चर को जक्सटापोज किया जाता है, ऑपोजिट्स कल्चर को जो मिलाया गया है, और ऑफ पोस्ट कॉलोनियल मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ दीज टाइम शिफ्ट्स बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट गिव द रीडर दिस सेंस ऑफ इम्बैलेंस। एक सेंस ऑफ इम्बैलेंस मिलता है, पास्ट प्रेजेंट जक्सटापोजिशन ऑफ ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स। तो ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल और दो मुख्तलिफ चीज़ों को मिलाकर और दो मुख्तलिफ टाइम्स को मिलाकर एक इम्बैलेंस क्रिएट किया गया है, जो कि लाइफ में भी होता है। एन इम्बैलेंस फ्रॉम विच मॉडर्न इंडिया आल्सो सफ़र्स। एक ऐसा इम्बैलेंस है जिससे आज के दौर का इंडिया भी सफ़र कर रहा है। क्रिटिक्स माधु बेनेट states that time in the novel can be divided into chronological, the timeline of the narrative, and a chronological, the time relating to history within the novel's context। हाँ, अगर आप ये पढ़ें, इसकी मैंने समरी भी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। तो एक तो वो टाइम है जो कि नैरेटिव का है, ठीक है, 1969 और 1993 का, इस तरह करके कोई टाइम है, फ्रेम है। ये जब बचपन होता है एहसदा और राहेल का वो, और जब ये जवान होकर दोबारा एमिनम में आते हैं और दोबारा आपस में मिलते हैं, ये दो। और इसके साथ जो इंडिया की हिस्ट्री है, उसमें जो मार्क्सिज्म का उतार, उसका चढ़ाव, उसकी इंडिया की जो पॉलिटिक्स है, इंडिया का जो क्लास स्ट्रगल है, ये सारा कुछ हमें उसमें दिखाई देगा। द हिस्ट्री हाउस, द कास्ट सिस्टम, रिलीजन, लव। Bennett argues that Roy uses this fragmentation of chronological time to highlight the importance of a chronological time. Like at Swim Two Birds, its many openings eventually lead to its many endings. जिस तरह उसके नावल एट स्विम टू बर्ड्स की बहुत ज़्यादा ओपनिंग्स हैं और बहुत ज़्यादा एंड्स हैं, इसी तरह इस नावल की भी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की जो हैं वो बहुत ज़्यादा ओपनिंग्स और बहुत ज़्यादा एंड हैं, या बिल्कुल ही कोई एंड नहीं है। मिसाल के तौर पर इसमें ऐसे हमें लास्ट पर दिखाई देता है कि जैसे कि बस नरेशन जो है वो रुक गई है और कोई एंड नहीं होता। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग डज नॉट हैव ए डेफिनेट एंड। इसका कोई डेफिनेट एंड नहीं है, कोई वाज़ेह इख्तिताम नहीं होता। अगर आपने इसकी स्टोरी, इस नावल को पढ़ा है, तो आप देखेंगे कि एंड पे आपको वो एंड बिल्कुल होता हुआ दिखाई नहीं देगा। ऐसे होगा कि जैसे स्टोरी रुक गई है बस। द नावल एज दे सो विश does not have, it leaves room for the reader to interpret and end the novel as they so wish, बल्कि वो रीडर पे छोड़ देते हैं। जॉन साइमंस writes that the novel finishes in the middle of the story। ये क्रिटिक हैं, इनके मुताबिक जो स्टोरी का दरमियान होता है वहीं पर इसका एंड हो जाता है। बट
दैट देयर इज़ नो एंडिंग, जस्ट एन एंड टू द नरेशन ऑफ इवेंट्स। हाँ, कोई एंडिंग नहीं है, बल्कि जो नरेशन है इवेंट्स का, उसका एंड होता है इस नावल में। इसका जो दूसरा प्रोमिनेंट फीचर है पोस्ट मॉडर्न नावल का, रियलिज्म। हम रियलिज्म को डिस्कस करेंगे गॉड ऑफ स्मॉल थिंग में नेक्स्ट लेक्चर में।